कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों के सहयोग से अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की पीड़ा और उस पर किए जाने वाले अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया है। सर्वप्रथम चलते हैं कवि परिचय की ओर। छायावादी कविता या हिंदी साहित्य की छायावाद युग के आधार स्तंभों में से एक, जिनमें प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम जाना जाता है। पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी, उत्तराखंड में हुआ था, जिनका मूल नाम गोसाई दत्त। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन। इन्हें साहित्य सृजन के अंतर्गत अनेक सम्मानों से पुरस्कृत किया गया, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए, प्रकृति से प्रेम करते हुए, अपने जीवन को एकाकी बिताते हुए, प्रकृति के सानिध्य में अधिकाधिक रहते हुए इन्होंने अपने जीवन को साहित्य के प्रति समर्पण कर दिया और इस समर्पण के साथ ही सन 1970 ईस्वी में इस संसार से विदा ली। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड की पहाड़ी वादी कौसानी में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत जी ने छायावाद के स्तंभों में अपनी पहचान बनाई और अनेक साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से कविता को ही नहीं बल्कि प्रकृति के एक परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी, असीम प्रेम के रूप में प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अनेक प्रकृति से सराबोर रचनाओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया और इस प्रकार से चिदंबरा पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर अपनी इस साहित्य कृति को एक विशेष पहचान दिलाई। उनकी दूसरी कृति कला और बूढ़ा चाँद में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया और इस प्रकार असीम काव्य प्रतिभा एवं रुचि लगन का परिचय देते हुए अपने जीवन को सार्थक किया। इसी स्वरूप उन्हें पद्म भूषण
से सम्मानित किया गया। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। चितेरे देख करके क्या है, चित्र बना देना। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। अपनी कविता में प्रकृति को पहला विषय पंत जी ने ही बनाया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग इस प्रकार से मनुष्य से जुड़ा है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश उन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं लिखी। इसके साथ ही महात्मा अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। केवल काव्य ही नहीं बल्कि गद्य की अनेक विधाओं में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, आत्मकथा के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी उनके द्वारा किया गया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आपने देखा कि प्रगतिशील दौर की कविताओं में आधुनिक समस्याओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है। उसी का एक वर्णन यहाँ पर कवि पंत जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी या आधार है, उसी पर समाज द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं, क्या उसकी स्थिति होती है, यह यहाँ पर बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ पंत जी ने समझाया है। चलते हैं कविता वाचन की ओर। कविता वाचन। अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार
महाजन ने नवाया ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहा आँखों में चुभती वह कुरकुही वर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो आपने देखा किस प्रकार से कितना अच्छा वर्णन है, पूरे परिवार का यहाँ पर किसान का वर्णन किया गया है। एक बार पुनः अपनी किताब खोल करके मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ हुसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उस उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घर ने, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृतियाँ आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से सुमित्रानंद पंत जी ने किसान के परिवार के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचारों पर प्रकाश डाला है। चलते हैं भावार्थ की ओर। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा गुफा, दारुण दारुण भीषण, दैन्य, गरीबी, दीनता, नीरव, शांत। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि ने किसान, कवि कहते हैं किसान की उन आँखों को देखकर, आपने देखा होगा कमज़ोर जब व्यक्ति हो जाता है उसकी आँखों में क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं ऐसे किसान को, कभी आपने देखा होगा उसका जो शरीर होता है बहुत जीर्ण शीर्ण होता है, बहुत दुबला पतला होता है, दिन भर खेतों में काम करता है, भरपेट खाना नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, सब सारी सुविधाओं से क्या रहता है वो वंचित रहता है, जबकि सबको सुविधाएं देने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन खुद जो है अपनी सुविधाओं से वंचित रहता है। तो यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से उसका वर्णन किया है, अंधकार की गुहा सरीखी, उसकी आंखें ऐसी लगती है जैसे किसी अंधेरे का है कोई गुफा हो,
गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, और उन आँखों को देख करके मन बहुत डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, भरा दूर तक उनमें दारुण, और उसमें जो है बहुत ही दूर तक भीषण, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दीनता का नीरव, नीरव माने शांत, रोदन उसमें दूर तक गरीबी का, दीनता का शांत रुदन छिपा हुआ होता है। जिस प्रकार से गरीब रोता है, मौन रूप से रोता है, किसी को पता नहीं चलता वो क्यों रोता है। आपने देखा होगा व्यक्ति को कि वह हमेशा रोता रहता है, यानी कि उसका पूरा जीवन ही क्या होता है, रुदन युक्त होता है। यहाँ पर कवि ने अभावों को ही उसका रोना कहा है। भोजन का अभाव, वस्त्रों का अभाव, अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव, उसकी क्या होता है, प्रारब्ध होता है, जबकि उसकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से उसकी स्थिति का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, यहाँ कवि ने किसान की दयनीय शारीरिक स्थिति का वर्णन किया है। पहला आप लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ कवि ने किसान की पीड़ा को स्पष्ट किया है। भाव सौंदर्य, इसी प्रकार से शिल्प सौंदर्य, सौंदर्य भाषा, खड़ी बोली हिंदी, आधुनिक काल के जो भी कवि है उनकी बोली क्या है, खड़ी बोली हिंदी। रस, कौन सा रस होगा, यहाँ पर क्या है, करुण रस, स्थिति देखकर दया का भाव, करुण रस। छंद, मुक्त छंद, अलंकार, गुफा की तरह, गुफा की तरह अंधकार की गुहा सरीखी डरता है मन, तो वर्ण की आवर्ती अनुप्रास व उपमा, गुहा सरीखी जहाँ तुलना गुफा से की है। शब्द शक्ति, लक्षणा, या अभिधा भी इसको लिख सकते हो, सीधे सीधे ही कहा है तो अभिधा, और गुण, माधुर्य। तो इस प्रकार से आप काफी सौंदर्य लिख सकते हैं। हर पद का भाषा वही रहेगी, रस वही रहेगा, छंद वही रहेगा, अलंकार आपको देखना है, शब्द शक्ति लगभग वही, गुण भी और वही। तो केवल आपको अलंकार को बार बार देखना है और भाव सौंदर्य में कि किस चीज़ पर ज़्यादा कवि ने ध्यान दिया है उसको आपने स्पष्ट कर देना है। दूसरा पद, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार का गार सदृश बह खिसका। स्वाधीन, अपने अधीन, स्वतंत्र, मझधार,
बीच में ही। सदृश, समान, कगार, किनारा। कवि पुनः कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। वह कह रहे हैं कि वह किसान कभी क्या था, स्वाधीन था, अपने अधीन था, अभिमान भरा आँखों में इसका, उसको इसका अभिमान था कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने आप में आत्मनिर्भर हूँ। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन उसका वह आत्मसम्मान आज उसे बीच में ही छोड़ करके चला गया। संसार कगार सदृश बह खींचका। इस प्रकार से, जिस प्रकार क्या होता है, संसार से व्यक्ति किनारा करता है, उसी प्रकार से उसका वह स्वाभिमान आज उससे किनारा कर गया, यानी कि उससे वह दूर हो गया, अब वह स्वाधीन नहीं है। काव्य सौंदर्य पूर्व की भांति अपने आप लिख लेंगे आप। सदृश, यहाँ पर भी जो है तुलना की गई है, समान बताया गया संसार किनारे की तरह, तो इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार। अग्रिम पद, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। कभी कहते हैं लहराते हुए खेत दृगों में, कभी कभी उसके जो थे दृग माने नयन, उसके खेत, उसके क्या है, आंखों में दृग में लहराते हुए दिखा देते हैं। आपने देखा होगा जो भी जिस कार्य में निमित्त होता है, जिस कार्य को पूर्ण रुचि से करता है, उसे हर समय वही दिखाई देता है। यदि विद्यार्थी पढ़ने में ध्यान लगाता तो उसको हमेशा जो है वो अपने को पढ़ते हुए देखता है, यानी कि उसको स्वप्न भी आएंगे पढ़ते हुए। हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा पढ़ाई की तरफ ही जाता है, पढ़ाते हुए हम अपने आप को देखते हैं, स्वप्न में भी पढ़ाते हुए देखते हैं। इस प्रकार से किसान का भी दिमाग में केवल एक ही चित्र बना है कि वह बार बार अपने आँखों में लहराते हुए खेत दृगों में, उसके आँखों में क्या है, उसके खेत वे लहराते रहते हैं। हुआ देख बेदखल, अब वह जिनसे, यानी कि उससे वह क्या हो गया, बेदखल, यानी कि क्या है, महाजन ने क्या है, उससे वो खेत छीन लिए हैं। हंसती थी उसके जीवन की, जिसको देख करके उसके जीवन क्या होता था, खुशहाल होता था, उसका जीवन सुखी होता था, खुश होता था। हरियाली जिनके तृण तृण थे, और इसके हृदय में क्या है, खुशी रूपी हरियाली थी, उस खेतों में लगने वाली फसल के तृण तृण से, एक एक क्या है, फसल के पादपों से। इस प्रकार की उसकी खुशी थी, लेकिन अब वह खुशी नहीं है, क्योंकि वह खेत उस पर उसके पास अब नहीं है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब देखिए आगे बढ़िए तो किस प्रकार से और अत्याचार हो रहे हैं। आँखों में ही घूमा करता, बार बार उसकी आँखों में यह घूमा करता कि वह उसकी आँखों का तारा एकमात्र प्रिय मुहावरा है। तो यहाँ पर आप सौंदर्य में दे सकते हैं मुहावरा, आँखों का तारा प्रिय होना। तो उनकी आँखों का तारा क्या था, एकमात्र पुत्र, उसकी आँखों का तारा था, वो बार बार उसकी आँखों में घूमता रहता था, बार बार नजर आता था। कारकुनों की लाठी से, जो यानी कि जमींदारों के कारिंदों, जमींदारों के अंगरक्षकों की लाठी से जो है जवानी में ही मारा गया। अर्थात उसने विरोध किया और उन जमींदारों के जो है अंगरक्षकों ने उसको लाठियों से मार दिया। एकमात्र पुत्र और उसकी इस प्रकार से मृत्यु, तो किस प्रकार से किस भी व्यक्ति का क्या है, हृदय विक्षिप्त नहीं होगा। तो वही उसके आंखों में घूमा करता था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती व कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं बिका दिया घर द्वार। जो महाजन थे जो क्या देते हैं, ऋण देते हैं। ऋण किसान कब लेता है, अपनी फसल के लिए, अपने बैलों के लिए, फसल उगाने के लिए। तो किसी प्रकार से उस किसान ने भी ऋण लिया था। बिका दिया घर द्वार, और ऋण न चुकाने की एवज में
उस महाजन ने उसका पूरा घर बार क्या कर दिया था, नीलाम कर दिया था। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, लेकिन उस महाजन को किसी भी प्रकार से कोई दया नहीं आई, एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी गई उसके कर्ज में से। और रह रहे आंखों में चुभती वह कुरकुही बड़थों की जोड़ी, बार बार उसकी आंखों में वह चुभती थी। जिन बैलों को उसने बड़े प्रेम से खिलाया था, पाला पोसा था, आज उन बैलों को एकमात्र सहारा, किसान के बैल होते हैं, उन किसानों के उस एकमात्र सहारे को भी महाजन ने क्या कर दिया था, नीलाम कर दिया था। यानी कि अपने आप महाजन ने उनको बेच दिया था अपना कर्ज वसूलने के उद्देश्य से। कुर्क हुई बड़धों की जोड़ी, यानी कि वह बैलों की जोड़ी उसको बार बार याद आती है कि किस प्रकार से वह उनसे खेती किया करता था। आगे, उजरी उसके शिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। फिर उन्होंने बताया है उजरी, उजरी उसकी गाय का नाम है। उजरी उसके शिवा किसे कब, वह कह रहे हैं उसके पास एक गाय भी थी, उसके सिवा वह किसी को भी क्या है, पास दुहाने आने देती, पास दूध दुहने नहीं आने देती थी। यानी कि वह गाय भी उससे इतना प्रेम करती थी, उसे इतना जानती और पहचानती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और उसकी बार बार दुख है कि उसकी आंखों में क्या है, वह नाचा करती थी वह सुख की खेती। फसल थे, खेत थे, बैल थे, पुत्र था, लेकिन अब कुछ भी नहीं था। बार बार वही उसकी आंखों में क्या होता था, नाचा करता था, बार बार स्मरण में आता था जो उसके सुख के दिन उजड़ गए थे। आगे, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और आगे स्थिति देखिए कि बिना दवा दर्पण के घर नहीं, यानी कि उसकी पत्नी यदि बीमार हुई, बिना दवा दर्पण, उसके दवा दारू यानी कि दवा आदि सुविधाएं उसको न मिल पाई। स्वर्ग चली आंखें आती भर, और वह दवाओं के अभाव में क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। देख रेख के बिना दुधमुही, और उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसकी छोटी दूधमुही बच्ची भी देख रेख के अभाव में 2 दिन बाद, पत्नी के 2 दिन बाद भी उसकी वह पुत्री भी स्वर्ग चली गई। कितना दुख की बात है यहाँ पर उस किसान के लिए। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी। अब एकमात्र सहारा उसकी बहू थी, वह क्या थी, लक्ष्मी का अवतार थे। लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, लेकिन लोगों ने उसको क्या है, पतिघात करने वाला बता दिया, पति को मरवाने वाला बतला दिया। उस पर आरोप, झूठा आरोप लगाया गया समाज के द्वारा। और पकड़ मगाया कोतवाल ने, उसको जो है एक दिन कोतवाल ने, जो पुलिस का अधिकारी होता है, जिसका कार्य समाज की जनता की रक्षा करना होता है, उसी ने उसको एक दिन अपने पुलिस थाने में बुलवाया। पकड़ मगाया कोतवाल ने उसको मंगवाया और उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया, जिस कारण से शर्म से वह कुएं में डूबकर मर गई। तो हमने देखा किस प्रकार से उस पर अत्याचार और अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। लेकिन चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं। खैर पैर की जूती जोरू, कवि कह रहे हैं चलो इतना हुआ, कोई बात नहीं। जो पहले ज़माने में जो है पत्नी को यहाँ पर जूती कह करके उस समय स्त्री की स्थिति एवं उसके विकल्प को चयन करने की बात पर यहाँ पर बल दिया गया है। खैर पैर की जूती जोरू, जिस प्रकार से पत्नी क्या हो, जिस प्रकार से हमारे पाँव में जूता
होता है और वो जूता यदि फट जाता है, दूसरे जूते की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम नया जूता खरीद लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि पंत जी ने उस जूती की तुलना स्त्री से की है। यदि स्त्री का नुकसान, स्त्री किसी प्रकार से दूर हो जाए तो दूसरा विवाह करके उसकी पूर्ति की जा सकती है। न सही एक दूसरी आती है, एक नहीं सही दूसरी आ जाती, दूसरा विवाह किया जा सकता है। लेकिन पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जैसे ही उसको अपने लड़के की याद आती है, लड़के को तो दोबारा किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह उसकी क्या होती है, सांप लौटते फटती छाती। उसके हृदय में असीम पीड़ा, असीम दुख उजागर होता है, जो वह सहन नहीं कर पाता है और उसका पूरा जीवन अंधकारमय लगता है, उसे अपना पूरा जीवन अंधकारमय लगता है। अंतिम पद पंक्तियाँ, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन नोक सदृश बन जाती। कवि पुनः यहाँ कहते हैं कि उस किसान को जब अपने पिछले सुखों की याद आती है, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत उसकी आंखों में एक क्षण भर के लिए खुशी आ जाती है, एक चमक आ जाती है, उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, और तुरंत फिर वह अपनी वर्तमान स्थिति पर आता है और तुरंत वह फिर उस दुख में ही गड़ जाता है, दुख में ही लीन हो जाता है। तीखी नोक सदृश बन जाती, उसकी वह याद उसके लिए और तीखी दुख का कारण बन जाती है। यानी कि पिछली याद कामनाओं से और ज़्यादा दुखदायी लगता है, क्योंकि पहले उसको कितना सुख था, लेकिन आज कितना बड़ा दुख है। पहले उसके पास सब परिवार के लोग थे, लेकिन आज वह अकेला इस संसार में इस असीम पीड़ा को वहन कर रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ कवि पंत जी ने किसान की दयनीय स्थिति, मानविक पीड़ा का वर्णन करते हुए हमें प्रगतिवादी दौर के उस किसान, गुलाम किसान की स्थिति का वर्णन करते हुए यह बतलाया है कि किस प्रकार से वो जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसे पूर्ण सुविधाओं का अभाव रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन पंक्तियों के भावार्थ सुनकर इन पंक्तियों के भावार्थ को अपनी वाक्य विन्यास की सहायता से लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।